कार्तिक कोचिंग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 22 की। किसकी प्रैक्टिस सेट? आज हम बात करेंगे 22 की। तो प्रैक्टिस सेट 22 के पहले आज हम बात करेंगे एक चित्रकार के विषय में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 22 के पहले एक चित्रकार की। आज हम जिस चित्रकार की बात करेंगे उनका नाम है कनु देसाई। क्या नाम है उनका? कनु देसाई। दोस्तों, जैसे कि आप कनु देसाई के बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कनु देसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो आइए बात करते हैं कनु देसाई के जन्म के विषय में। देखिए, इनका जन्म होता है, कब होता है? तो 1907 में। कहाँ होता है? गुजरात के भरूच शहर में होता है। इसमें होता है ये गुजरात के भरूच शहर में होता है। तो बात होती है कनु देसाई की। तो कनु देसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये कनु देसाई चित्रकार और कला निर्देशक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। किसमें? चित्रकार और कला निर्देशक के रूप में ये प्रसिद्ध थे। फिर बात होती है कि कनु देसाई की कला की शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में इन्होंने लिया था। तो देखिए, शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षा लिया। तो इनके गुरु कौन थे? तो नंदलाल बोस। कौन थे ये? नंदलाल बोस, जो कि इनके गुरु थे। फिर बात होती है कि कलाकार चलचित्र जगत से संबंधित रहा और अनेक उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन का कार्य किसने किया था? तो ये किए थे कनु देसाई ने। तो हम बात करते हैं कनु देसाई से निर्मित जो कि प्रमुख चित्र हैं। फिर हम बात करेंगे कनु देसाई ने कला के निर्देशन का कार्य किया, किस किस फिल्मों में उन्होंने किया है कार्य। पहले हम बात करते हैं चित्रों के विषय में, फिर हम बात करेंगे उनके कला निर्देशन के विषय में। तो आइए बात करते हैं पहले चित्रों के विषय में। जैसे चित्र कौन कौन से है? मीरा, भारत माता, वट सावित्री, अर्चना, उपहार, पालना, दादी, फेस्टिवल ऑफ लाइफ। कौन सा? फेस्टिवल ऑफ लाइफ। फेस्टिवल ऑफ लाइफ। और कौन सी है? फेरी टेल। फेरी टेल। फेरी टेल का मतलब क्या है? परियों की कहानी। किसकी है? परियों की कहानी। देखिए, भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर का भी चित्रण है, और किसका है? M.F. हुसैन का भी है। तो भारत माता कनु देसाई ने भी चित्रण किया है। अगर हम बात करें इनके फिल्मों के विषय में कि कला निर्देशन में कौन कौन से फिल्मों में कनु देसाई ने किया है, तो पूर्णिया, राधिका, गीत गोविंद, विक्रमादित्य, रामराज्य, मीराबाई, बैजू बावरा, नवरंग, भरत मिलाप और झनक झनक पायलबाजी। झनक झनक पायलबाजी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। कब मिला था? तो 1957 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, झनक झनक पायलबाजी के लिए मिला है। फिर बात होती है कि 1938 में गुजराती संस्कृति में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक इन्हीं को मिला है। किसे मिला है? कनु देसाई को मिला है। फिर बात होती है गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार इनको किस वर्ष में दिया गया? तो इनको दिया गया 1965 में दिया गया। कब दिया गया? 1965 में दिया गया था कनु देसाई को। तो आइए कनु देसाई के बारे में जितनी चर्चाएं थी, जितने संभावित प्रश्न बनने वाले थे, हमने कनु देसाई के विषय में चर्चा की। कल हम बात करेंगे शैलोज मुखर्जी के विषय में, कल हम बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 22 के प्रथम प्रश्न पे। तो एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आइए हम बात करते हैं एलोरा के विषय में, थोड़ी सी एलोरा के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए, इनका स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में किस जिले में स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे है ये? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में ये स्थित है। फिर बात होती है कि ये इस गुफा का प्राचीन नाम क्या था? इस गुफा का प्राचीन नाम एलापुर अंचल या बेलूर था। फिर बात होती है कि इन गुफाओं का निर्माण कब किया गया था? तो 4वीं शताब्दी
से ले चौथी शताब्दी से लेकर से 350 या 12वीं शताब्दी तक लगभग कितने वर्षों में की गई थी? तो 900 वर्षों में की गई थी। मतलब 350 ईसा पूर्व या चौथी शताब्दी आप कह सकते हैं। टोटल कब तक हुई थी? तो 12वीं शताब्दी तक, लगभग 900 वर्षों तक माना जाता है। फिर बात होती है कि अगर ये तो आपकी एलोरा की हो गई। अगर अजंता की गुफा के निर्माण का समय की बात की जाए तो 700 से 800 वर्ष माना जाता है। आइए फिर बात करते हैं एलोरा के विषय में ही। देखिए, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग प्रथम ने बादामी के चालुक्यों को पराजित करते हैं और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। ठीक, और अपनी राजधानी को कहाँ पे ये ले जाते हैं? मानखेड़ या मालखेड़ा कर्नाटक में बनाते हैं। फिर बात होती है कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कृष्ण प्रथम थे। फिर कौन थे? कृष्ण प्रथम थे। इन्होंने गुफा संख्या 16 में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराते हैं, जो कि किसको समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित होता है। तो एलोरा में गुफाओं की संख्या कुल कितनी है मित्रों? तो टोटल 34 गुफाएं हैं। किन धर्मों से हैं? तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों से ये संबंधित है। किससे? तीनों धर्मों से ये संबंधित है। ठीक, फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल टोटल 34 गुफाएं हैं। तो 34 गुफाओं में मित्रों हिंदू धर्म से कितनी है, बौद्ध धर्म से कितनी है और जैन धर्म से? तो 1 से लेके 12 तक ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कितनी? कुल 12 गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कितनी? 1 से 12 तक। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो 13 से 29 तक टोटल 17 गुफाएं जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। टोटल कितनी गुफाएं? 17 गुफाएं जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो 29 से 34 तक टोटल 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक, जैन धर्म से संबंधित है। तो देखिए, कुल टोटल गुफाएं जो बौद्ध धर्म से 12 गुफा संबंधित हैं। इसमें से सिर्फ एकमात्र गुफा ऐसा है जो चैत्य है। कौन सा है? गुफा संख्या 10 जो कि चैत्य है। बाकी सभी क्या है? बिहार हैं। फिर बात होती है गुफा संख्या 10 का नाम क्या है? तो 10 का नाम सुतार झोपड़ी है। क्या है? सुतार झोपड़ी है। अगर गुफा संख्या 11 का नाम बात करें तो 2 ताल है, और गुफा संख्या 12 का नाम की बात करें तो 3 ताल है। क्या नाम है? गुफा संख्या 10 का नाम सुतार झोपड़ी, 11 का नाम 2 ताल और 12 का नाम 3 ताल है। तो देखिए, यहाँ से निम्न मूर्तियां मिलती हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ से 1 से लेकर 12 तक की बात हम करते हैं। तो गुफा संख्या 6 से हमको क्या मिलता है? तो सरस्वती देवी की प्रतिमा मिलती है। बौद्ध वृक्ष के साथ 7 मानुषी बुद्धों की प्रतिमा भी हमको मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि गुफा संख्या 12 के बाद से 12 से 29 तक कितने हैं? हिंदू धर्म से संबंधित टोटल 17 गुफाएं हैं। तो बात होती है कि रावण की खाई किस गुफा को कहा जाता है? तो रावण की खाई गुफा संख्या 14 को कहा जाता है। कितने को कहा जाता है? गुफा संख्या 14 को रावण की खाई कहा जाता है। बात होती है इसी गुफा में रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है। फिर बात होती है गुफा संख्या 14 में अन्य मूर्तियां कौन कौन सी हैं? तो उमा महेश्वर, गंगा यमुना, गजलक्ष्मी, दुर्गा गणेश और नवग्रह की है। फिर बात होती है गुफा संख्या 15 की। देखिए, गुफा संख्या 15 में क्या है कि दशावतार मंदिर का निर्माण जो होता है दंती दुर्ग द्वितीय ने कराया था। इस गुफा में क्या होता है? सर्व मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव मूर्तियां का भी गतिमान है, मिलती हैं। इसमें अन्य मूर्तियां कौन कौन सी हैं? रावणानुग्रह भैरव, नरेश, लिंगो भद्रव, कल्याण सुंदर, विष्णु, नरसिंह अवतार, गोवर्धनधारी कृष्ण, सरस्वती, गणेश, गंगा यमुना और गजलक्ष्मी। देखिए, पुराणों में क्या कहा गया है कि विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया जाता है, लेकिन अगर इतिहासकारों ने कितने 10 अवतारों को ही मान्यता दी है। इतिहासकारों ने कितने अवतारों की मान्यता दी है? तो 10 अवतारों की मान्यता दी है, जिसमें प्रथम अवतार कौन सा है? तो मत्स्य अवतार है। अंतिम अवतार क्या है इनका? कल्कि अवतार है। ठीक, अगर बात की जाए अवतारवाद का प्रथम बार उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो गीता में किया गया है।
फिर एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा है गुफा संख्या 16। तो गुफा संख्या 16 में हमको क्या मिलता है, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कि कृष्ण प्रथम ने करवाया था, किस शताब्दी में कराया था, तो 8वीं शताब्दी में कराया था। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 143 फीट, चौड़ाई है 21 फीट और ऊंचाई है 100 फीट। ठीक, यह भारत की प्रथम शैलकृत मंदिर है। क्या है ये, भारत की प्रथम शैलकृत मंदिर है। फिर हम बात करते हैं कि गुफा संख्या 29 की। गुफा संख्या देखिए 29 में क्या है, इस गुफा में जो कि शैव वैष्णव एवं शाक्त संप्रदायों की देवी की मूर्ति मिली है, जिसमें किसका किसका मिलता है, तो रावणानुग्रह, नरेश, शिव पार्वती, परिणय, दुर्गा की मिलती। अगर जैन गुफाओं की बात की जाए तो कुल 5 गुफाएं हैं। तो 5 गुफाओं में हम बात करते हैं गुफा संख्या 32 की। तो देखिए गुफा संख्या जो 32 है इसको कहा जाता है इंद्र सभा, गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ सभा, गुफा संख्या 30 को छोटे कैलाश कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। धारापुरी प्राचीन नाम किस गुफा की है, तो धारापुरी प्राचीन नाम किस गुफा की है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा। तो एलिफेंटा भी कहाँ है मित्रों, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे है, ये जोगेश्वरी में है। ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, ये चारों तरफ क्या हुई है, समुद्र से घिरी हुई है। इसका प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम धारापुरी कहिए या मायापुरी कहिए, यह शैव धर्म से संबंधित था। यह गुफा 130 फुट वर्गाकार आकार में है। एलिफेंटा नाम किसने रखा था, एलिफेंटा नाम मित्रों पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा था, क्योंकि पुर्तगालियों को प्रस्तर मतलब कि पत्थर के हाथी की प्रतिमा दिखाई पड़ती है, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने एलिफेंटा रख दिया। कब रख दिया, एलिफेंटा रख दिया। फिर हम बात करते हैं एलिफेंटा के विषय में, थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। यहाँ के प्रमुख मूर्ति जो कि त्रिमूर्ति है, प्रमुख मूर्ति त्रिमूर्ति, इसकी त्रिमूर्ति है। अन्य मूर्ति कौन कौन सी है, शिव विवाह, शिव पार्वती विवाह की मूर्ति, शिव के तांडव नृत्य की मूर्ति, गंगाधर की मूर्ति, पंच परमेश्वर की मूर्ति जो कि सौम्यता को दिखाता है। ठीक, फिर बात होती है कि त्रिमुखी स्त्री, गंगा, वरण गंगा कहिए या यमुना और सरस्वती की मिलती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सिरोही, सांवर, देवगढ़, बांसवाड़ा की चित्रकला शैली के मूल केंद्र है, तो इसके मूल केंद्र कौन 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 से हैं, तो इसके मूल केंद्र हैं, इसके मूल केंद्र कौन से हैं, तो ये है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि मेवाड़ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नागरी, क्वेश्चन नंबर 5 की, नागरीदास किस शैली के हैं, तो नागरीदास सभी लोग जानते हैं किशनगढ़ शैली से हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निहाल चंद, अमीर चंद, सीताराम, भवानी दास किस चित्रकला से संबंध है, तो ये किस चित्रकला से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। साहबदीन, रुकनुद्दीन, साहिबदीन मस्तराम किस चित्रकला शैली से संबंध है, तो किस चित्रकला शैली से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बीकानेर शैली से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नव्य नृत्य कला आंदोलन के नायक कौन थे, नव्य नृत्य कला आंदोलन के नायक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी अवनेंद्रनाथ टैगोर थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया है, जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया है, तो किसने किया है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर सी एम.एफ. हुसैन ने किया है। किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी एम.एफ. हुसैन ने किया है, एम.एफ. हुसैन ने किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। औरंगजेब का बुढ़ापा किस चित्रकार ने चित्रित किया है, तो किस चित्रकार ने चित्रित किया है, तो ये अवनेंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया है। किसने किया है मित्रों, तो अवनेंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया है। किसने किया है, तो अवनेंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया है।
आइए अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या करा, नर्तक आम्रपाली का चित्र किसने बनाया है? नर्तक आम्रपाली का चित्र किसने बनाया है? तो किसने बनाया है, तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका जो कि डी सही है, प्रमोद कुमार चटर्जी ने। किसने बनाया है, तो प्रमोद कुमार चटर्जी ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बादामी गुफा का निर्माण किस शासक ने किया है? बादामी गुफा का निर्माण किस शासक ने किया है? तो किसने किया है, तो ये चालुक्य शासक ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य शासक ने किया है बादामी गुफा का निर्माण। आइए हम बात करते हैं बादामी गुफाओं की बात हम करते हैं, तो चालुक्य वंश का जो शासक थे, उन्होंने इस गुफा का निर्माण कराया। इसकी अगर स्थिति की बात की जाए, जैसे किस राज्य में है, तो कर्नाटक और कर्नाटक में है, उत्तरी दिशा में स्थित है। जिला कौन सा है, तो बीजापुर के अंतर्गत ऐहोल के निकट है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की बात की जाए, तो वातापी या वातापीपुरी या वातापी नागरी इसका प्राचीन नाम है। अगर बात की जाए वर्तमान नाम क्या है, तो बादामी है। अगर किस पद्धति में बनाया गया है, तो अगर किस पद्धति में बना है, तो टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया गया है। अगर ऐतिहासिक अगर भूमि की, इसकी पृष्ठभूमि की अगर थोड़ी बहुत हम चर्चा करें, तो देखिए वाकाटक शासक के पश्चात दक्षिण में सबसे शक्तिशाली चालुक्य वंश थी। चालुक्य वंश का उदय होता है, कब होता है, 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश का उदय होता है। चालुक्य वंश में कौन कौन से होते हैं, पुलकेशिन प्रथम पुत्र कीर्तिवर्मन एवं कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय प्रतापी राजा होता है। ठीक, वह प्रतापी राजा होता है। अगर बात करें हम, तो बादामी गुफा के चित्रों की खोज की बात करें, तो इसकी खोज की थे डॉक्टर स्टेमला क्रेमरिस ने किया था। किसने किया था, स्टेमला क्रेमरिस ने किया था। उन्होंने शिव विवाह से इसको संबंधित बताया था। स्टेला क्रेमरिस चित्रों को जब अध्ययन किया, तो उन्होंने चित्रों को शिव विवाह से संबंधित बताया था। बात होती है कि 1938 में कार्ल खंडालावाला ने अपनी पुस्तक, जो कि उनकी पुस्तक एक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, मुंबई में, जो कि बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया तथा बादामी गुफाओं का विस्तृत वर्णन वो करते हैं। क्या करते हैं, विस्तृत वर्णन करते हैं। अगर इसके विषय की हम बात की जाए, तो इसमें हिंदू और जैन दोनों को मान्यता दी गई है। एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। कितने, एक गुफा जो कि जैन धर्म से भी संबंधित है। अगर हम बात करें तो गुफा संख्या और चित्र, देखिए गुफा बादामी में कितनी गुफाएं हैं, तो 4 गुफाएं पाई जाती हैं। अगर कितनी गुफाएं पाई जाती हैं, तो 4 गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें चित्रकारी, मूर्ति और लौकिक जीवन से संबंधित चित्र हमको मिलते हैं। 3 गुफाएं जो कि हैं हिंदू धर्म से, ब्राह्मण धर्म से तथा एक जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक, जैन धर्म से संबंधित है। अगर गुफा संख्या 1 की बात की जाए, तो गुफा संख्या 1 में हमको क्या मिलता है, शिव विवाह नटराज, ठीक, की मूर्ति, फिर शिव समर्पित या गुफा, या यहाँ से महिषासुर मर्दनी का भी उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाए प्राचीन गुफा संख्या 2 की, तो विष्णु की प्राचीन प्रतिमा मिलती है। यह भारत में प्राप्त भगवान विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा है। इसका निर्माण कौन करवाता है, तो इसका निर्माण मंगलेश द्वारा करवाया जाता है। इसमें मंगलेश द्वारा करवाया जाता है। फिर बात होती है कि यहाँ से शिव से संबंधित चित्र, अनेक चित्र मिले हैं। कौन कौन से, शिव विवाह चित्र, शिव पार्वती के परिणय का चित्र, एक चित्र में शिव को भरतनाट्यम की 8 मुद्राओं में दिखाया गया है। कितने, 8 मुद्राओं में दिखाया गया है। अगर मित्रों देखिए, अगर शिव के तांडव नृत्य की मूर्ति की अगर बात की जाएगी, तो वो भी एलिफेंटा होगा, और शिव पार्वती विवाह की अगर मूर्ति की बात की जाएगी, तो एलिफेंटा होगा। अगर चित्र की बात की जाएगी, तो बादामी होगा। अगर चित्र की बात की जाएगी, तो बादामी होगा, अगर मूर्ति की बात की जाएगी, तो एलिफेंटा होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। प्रातःकालीन नाश्ते की मेज चित्र का चित्रण किसने किया है, तो किसने किया है, तो ये किए हैं हावेल ने। किसने किया है, तो हावेल ने किया है। प्रातःकालीन नाश्ते की मेज चित्र का
चित्रण किसने किया है? तो किए हैं हावेल ने किए हैं, हावेल ने किए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्रण किसने किया है? तो किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया है। किसने किया है? तो नंदलाल बोस ने किया है, नंदलाल बोस ने किया है, नंदलाल बोस ने किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बंगाल शरणार्थी का चित्र किसने किया है? तो बंगाल शरणार्थी का चित्र किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए मनीष डे ने बनाया है। किसने बनाया है? तो मनीष डे ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। काला घोड़ा किस चित्रकार का चित्रण है? काला घोड़ा किस चित्रकार का चित्रण है? तो किसका है ये मित्रों? ये है, ये चित्रकार का चित्रण है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो कि कंफ्यूजन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी मान रहे हैं, लेकिन जो होगा एमएफ हुसैन, हमारे हिसाब से एमएफ हुसैन होना चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो कि यामिनी राय रंजन का जो चित्रण है उसमें आप 3 योद्धा घोड़ा गाड़ी, 3 योद्धा घोड़ा गाड़ी, मदर एंड चाइल्ड, ढोलक वादक, पुजारिन, फिर किंग एंड क्वीन, हेड ऑफ ए संथाल, दी वैष्णव, माँ और शिशु, संथाल स्त्रियां, केकड़ा एवं लोमड़ी, एक मछली, सीता की अग्नि परीक्षा, ये इनकी है। अगर ये भी घोड़ा गाड़ी की अगर बात की जाए, घोड़ा और गाड़ी की बात की जाएगी तब यामिनी राय रंजन का होगा। अगर काले घोड़े की बात की जा रही है तो ये हम एमएफ हुसैन होना चाहिए। इसका आप लोग 16 का आंसर दीजिएगा, जो कि हमारे हिसाब से एमएफ हुसैन होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस सेट के हिसाब से, इनके हिसाब से ये यामिनी रंजन राय को मान रहे हैं, जो कि गलत हो सकता है। आप लोग एक बार कमेंट जरूर करके बताइएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यशोदा एवं बालक की रचना चित्र किसने की है? किसने की है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी शैलेंद्र डे ने किया है। किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि शैलेंद्र नाथ डे ने किया है, SN डे ने किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बरामदे में हाथी चित्र किसने बनाया है? बरामदे में हाथी चित्र किसने बनाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए याग्नेश शुक्ल ने बनाया है। किसने बनाया है? तो याग्नेश शुक्ल ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। राम दरबार, नल दमयंती, दुष्यंत शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो किसने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा ने किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बापू का महाप्रयाण चित्र की रचना किसने की है? तो किसने की है? तो ऑप्शन नंबर सी विनायक मासौजी ने की है। किसने किया है? विनायक मासौजी ने की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा किसने बनाया है? तो युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? तो नंदलाल बसु ने बनाया है। किसने बनाया है? तो नंदलाल बसु ने बनाया, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बालों से पानी निचोड़ती बालिका चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो यामिनी रंजन राय, यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया है? तो सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया है? तो पुतीन बिहारी दत्त ने बनाया है। किसने बनाया है? तो पुतीन बिहारी दत्त ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों? आइए हम देखते हैं क्या कर रहा है। चांदनी रात में गंगा, चांदनी रात में गंगा किसने चित्रित किया है? तो चांदनी रात में गंगा किसने चित्रित किया है?
तो किसने चित्रित किया है मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन है मुकुल चंद डे। किसने किया है? तो मुकुल चंद डे ने किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? प्रभाववाद चित्रकला का विकास कब हुआ? प्रभाववाद चित्रकला का विकास कब होता है? तो प्रभाववाद की बात करें तो प्रभाववाद, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन आइए हम बात करते हैं प्रभाववाद। तो इसका विकास कब होता है? तो 1863 में। कब होता है? तो 1863 में होता है। 1863 में। देखिए प्रभाववाद, जो कि अगर प्रभाववाद की बात करते हैं तो ये है प्रभाववाद का फ्रांस। कौन सा? प्रभाववाद के चित्रकला का प्रधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है आपका फ्रांस में है। कहाँ पे है ये? फ्रांस में है। फिर बात होती है कि आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान क्या है? तो ये है फ्रांस। क्या है ये? फ्रांस। फिर बात होती है कि अगर बात करते हैं कि प्रभाव एडवर्ड माने का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो एडवर्ड का माने का जन्म हुआ था, ये प्रभाववाद के चित्रकार हैं, जो कि प्रभाववाद के चित्रकार हैं। प्रभाववाद के जनक भी माने जाते हैं। क्लाद मोने को माना जाता है, क्लाद मोने को भी माना जाता है। और प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा है? तो सूर्योदय का प्रभाव, इम्प्रेशन सनराइज। कौन सा? इम्प्रेशन सनराइज प्रभाववाद का प्रथम चित्रण है। और प्रथम चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो क्लॉद मोने माने जाते हैं। अगर क्लॉद मोने की बात हम करें तो इनके प्रमुख चित्रण में कौन कौन सा है? तो शराबी, तृण पर भोजन, जो कि इन्हीं का है, इनका है। फिर और कौन सा है? बांसुरी वाला। किसका है? तो माने का ही है। फिर ओलंपिया की बात करें तो इन्हीं की, माने की ही है। माने की ही है। माने की कौन कौन सी है? माने की है बांसुरी वाला और ओलंपिया। देखिए माने और मोने दोनों अलग अलग है मित्रों। मोने का अलग है और माने का अलग है। सूर्योदय का प्रभाव किसका है? क्लॉद मोने का है। किसका है? क्लॉद मोने का है। और अगर बात की जाए द लचन इन द स्टूडियो, तो ये माने का है। कौन सा है? ये माने का है। तृण पर भोजन किसका है? तो माने का है। और शराबी किसका है? तो माने का है। फिर आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? तो अभी हमने बताया कि एडवर्ड माने को माना जाता है। किसे माना जाता है प्रभाववाद का जनक? तो एडगर माने को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही है। देखिए जनक, इनको प्रभाववाद के जनक थे। अगर बात करें प्रभाववाद के जनक की बात करते हैं अगर, तो उस माने जाते हैं कौन से? एडवर्ड माने। कैसे माने जाते हैं? शुरू में इनके द्वारा शैली जिसमें छाया प्रकाश पे स्थानों का रंग करके प्रयोग किया, गुलाई का अगर प्रयोग करते स्थूल एहसास कराया गया, तो उन्हें परंपरागत समीक्षकों को कहा गया था, तो उस प्रभाववाद का ही माना जाता है। तो ये थे एडवर्ड माने। अगर प्रभाववाद के प्रथम चित्रण की बात की जाएगी तो सूर्योदय का प्रभाव है। अगर प्रभाववाद का जनक की बात की जाए तो इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आंसर गलत दिया गया है, जो कि प्रभाववाद के जनक की बात की जाएगी तो क्लॉद मोने हो जाएंगे, जो कि बुक में क्लॉद मोने दिया गया है। इनके प्रैक्टिस सेट में एडवर्ड माने दिया गया, जो कि गलत है। अगर शुरू की गई शैली की अगर बात करते हैं, अगर शैली की बात की जाती तब एडवर्ड माने होते। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें क्या होता था, ये क्या करते थे कि छाया प्रकाश के स्थान पर ही रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूल का एहसास कराया। ठीक, अगर जनक की बात की जाएगी क्लॉद मोने ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही ऑप्शन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। नव प्रभाववाद को किसने विकसित किया? तो नव प्रभाववाद को किसने विकसित किया? तो नव प्रभाववाद को किसने विकसित किया मित्रों? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज सोरा। तो बात होती है नव प्रभाववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले 1866 में फ्रांसीसी कला समीक्षक के, क्या नाम था उनका? फेलिक्स फेनिया। कौन थे ये? फेलिक्स फेनिया थे, जो कि शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। अगर हम बात करें नव प्रभाववाद के जनक की बात करते हैं
तो ये जॉर्ज सोरा थे। अगर नव प्रभाववाद के प्रथम चित्र की हम बात करें तो कौन था? स्नान स्थल। कौन सा था? स्नान स्थल जॉर्ज सोरा का है। फिर जॉर्ज सोरा के अन्य चित्र कौन सी है? एक सर्कस, जो कि इनका चित्र था। अगर बिंदुवादी कलाकार की बात की जाए तो सोरा माने जाते हैं। कौन से? सोरा माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 28 की। 28 क्या कह रहा है? अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी किस चित्रवाद का विकास हुआ है? अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस चित्रवाद का विकास हुआ है? तो किसका विकास हुआ है? तो किसका विकास हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रभाववाद का हुआ है। किसका हुआ है? प्रभाववाद का हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। सेजान मातिस डेरिन किस चित्रकलावाद के मुख्य प्रवर्तक थे? तो किस चित्रकलावाद के मुख्य प्रवर्तक थे? तो ये थे उत्तर प्रभाववाद के। किसके थे ये? ऑप्शन नंबर डी, जो कि उत्तर प्रभाववाद के थे। तो बात होती है कि उत्तर प्रभाववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 1906 में कला आलोचक रोजर फ्राई ने किया था। किसने किया था? रोजर फ्राई ने किया था। फिर बात होती है कि पाल सेजान की बात करते हैं, तो पाल सेजान की एक चित्र है ताश के खिलाड़ी। कौन से? ताश के खिलाड़ी हैं। ठीक, ताश के खिलाड़ी, जो कि पाल सेजान का है। अगर उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन कौन थे? तो सेजान थे, मातिस डेरिन, ये और वान गांग। कौन से थे? वान गांग भी थे। ठीक, फिर हम बात करते हैं आधुनिक कला के पिता किसे कहा जाता है? तो ये सेजान को ही कहा जाता है। स्नान मग्न युवतीय के चित्रकार कौन है? तो सेजान है। फिर ताश के खिलाड़ी सेजान। ठीक, आधुनिक ओलंपिया किसकी चित्रण है? तो ये पाल सेजान की ही है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की। चित्रकार की कल्पना को साकार करना किस वाद का उद्देश्य था? तो किस वाद का उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकवाद का उद्देश्य था। किसका था ये? प्रतीकवाद का उद्देश्य था। फिर हम बात करते हैं 31 की। प्रतीकवाद चित्रकला के प्रणेता कौन थे? तो ये कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, गोंगव थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? तो भाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई मित्रों? तो हुई 1905, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम भाववाद की बात करते हैं मित्रों। देखिए, भाववाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में होता है। भाववाद के जनक की बात करते हैं तो कौन थे ये? हेनरी मातिस थे। कौन थे? हेनरी मातिस थे। अगर मुख्य कलाकार की बात की जाए तो मुख्य कलाकार कौन थे? तो हेनरी मातिस थे। अगर बात की जाए भाववाद को प्रेरणा किससे मिली? तो गोंगवा की कला से मिलती है। कैसे, किसके प्रेरणा से मिलती है? तो गोंगवा की कला से मिलती है। फिर बात होती है कि मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो जंगलवाद। और फिर किसके अग्रणी थे? तो ये भाववाद के अग्रणी थे। फिर बात होती है जॉय ऑफ लाइफ पेंटिंग किसकी है? तो हेनरी मातिस की है। ठीक, हेनरी मातिस की है। हरी पट्टी किसकी चित्र है? तो हेनरी मातिस की है। लाल चित्रकला कच्छ हेनरी मातिस की है। फिर जीवन का आनंद द जॉय ऑफ लाइफ 1906 में बनी थी, किसकी है? तो हेनरी मातिस की है। अगर बात की जाए पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं? तो ये हैं हेनरी मातिस। कौन से हैं? हेनरी मातिस। अगर बात की जाए ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने किया था? तो हेनरी मातिस ने किया था। कब किया था? तो 1899 से 1900 के बीच में किया था। फिर बात होती है कि 1900 से 1904 के मध्य की गुलाम जो कि कांस्य मूर्ति किसने बनाई? तो ये मातिस ने ही बनाई थी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की। भाववाद कला का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो किस देश पे पड़ा? भाववाद कला का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पे पड़ा? तो ऑप्शन नंबर, जो कि अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म फ्रांस में होता है। अगर प्रभाव की बात की जाए तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
34 की, ब्राक और पिकासो किस वाद के चित्रकार थे? तो किस वाद के चित्रकार थे? तो ये घनवाद के थे। किसके थे? ये घनवाद के थे। बात की जाए घनवाद की, बात की जाए तो अमूर्त कला का जनक किस शैली को माना जाता है? तो घनवाद शैली को माना जाता है। किसको माना जाता है? घनवाद शैली को माना जाता है। तो घनवाद का जन्म कहाँ पे हुआ है मित्रों? तो ये पेरिस में होता है। कब होता है? 1907 में होता है। कब होता है? 1907 में होता है। ठीक। फिर बात होती है कि द क्यूबिस्ट इपक में कितने घन दिख के चरण का उल्लेख होता है? तो 3 चरण का उल्लेख होता है। अगर घनवाद के प्रवर्तक की बात की जाए तो पिकासो और ब्राक ही हैं। ठीक, कौन है? पिकासो और ब्राक हैं। आइए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्या है 35? पिकासो 3 नर्तक का चित्र, पिकासो 3 नर्तक का चित्र कब प्रकाश में आया? तो इनका कब प्रकाश में आया मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी 1925। कब आता है? तो 1925 में आता है 3 नर्तक। कौन सा? 3 नर्तक, जो कि इनका 1925 में आता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। अभिव्यंजनावाद का उत्थान किस देश में हुआ? तो अभिव्यंजनावाद का उत्थान किस देश में होता है मित्रों? तो ये जर्मनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अभिव्यंजनावाद की हम बात करते हैं। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ जर्मनी में होता है। अगर प्रमुख कलाकार की बात की जाए तो मुंख है। कौन हैं? एडवर्ड मुंख, जो कि अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार हैं। अगर बात की जाए इनकी कौन सी एक चित्रित की गई प्रमुख चित्रण है, तो द स्क्रीम या चीख, द स्क्रीम या चीख। ठीक। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 37 की। दादावाद चित्रकला कब विकसित हुई? तो दादावाद चित्रकला कब विकसित हुई मित्रों? तो ये होती है 1916 में। कब होती है? तो 1916 में होती है। 1916 में। अगर बात की जाए दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगर उत्कर्ष की बात की जाए तो 1916 से 1922 के मध्य ये उत्कर्ष अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचा। ठीक। बात की जाए दादावाद का पहला घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? 1916 में ह्यूगो बॉल ने किया था। किसने किया था? ह्यूगो बॉल ने किया था। अगर दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था? तो ट्रिस्टन जरा ने। किसने? ट्रिस्टन जरा ने। अगर बात की जाए दूसरा दादावाद घोषणा पत्र किसने तैयार किया? कब? 1917 में दूसरा दादावाद की घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। तो किसने तैयार करते हैं? जिसे 1918 में ये प्रकाशित हो जाता है। ट्रिस्टन तजारा थे। अगर बात की जाए दादावाद के जनक की बात की जाए तो धुनशा तथा पिकाबिया, जो कि इसके जनक माने जाते हैं। फिर बात करते हैं हम द इम्पोर्ट्स ऑफ बीइंग दादा नाम से निबंध किसने लिखा है? तो कौन लिखा है? कवि मार्सडेन हार्टेन ने लिखा है। बात होती है मैक्स अर्नेस्ट की, बात होती है तो मैक्स अर्नेस्ट जो कि दादावादी चित्रकार थे। फिर बात करते हैं मार्सेल धुनसा की। घूमती कांच की तस्तरियां इनकी चित्रण है। किसकी है? घूमती कांच की तस्तरियां, ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू, फिर काफी की चक्की, घूमते हुए शिल्प, ये सब माइकल धुनसा के चित्रण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। दादावाद के प्रणेता कौन है? तो अभी बताया हमने, मार्शल धुनसा। फिर हम बात करते हैं 39 की। रूबेस पीटर ब्रगल और टर्नर किस चित्रकलावाद से जुड़े हैं? तो किस चित्रकलावाद से ये लोग जुड़े हैं मित्रों? तो ये जुड़े हैं ऑप्शन नंबर बी यथार्थवाद से। किससे? यथार्थवाद से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? यथार्थवाद से जुड़े हैं। यथार्थवाद से जुड़े हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 40 की। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद किस चित्रकला से संबंध है? तो किस चित्रकला से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी
अति यथार्थवाद से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं 41 की। पियर रेस्तान एवं ईव क्लेव ने किस वाद को स्थापना की थी? तो किस वाद की स्थापना की थी? तो इन्होंने किया था नव यथार्थवाद की। इसने किसका किए थे ये? तो ये नव यथार्थवाद की ये स्थापना किए थे। फिर हम बात करते हैं अब 42 की। 42 क्या मित्रों? द लेंजे ब्रूस मार्शल किस चित्रकला के चित्रकार थे? तो किस चित्रकला के ये चित्रकार थे? तो किस चित्रकला के चित्रकार थे ये? तो वास्तु निरपेक्ष के थे। किसके थे? वास्तु निरपेक्ष कलावाद के चित्रकार थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। कंप्यूटर कला किस प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? तो इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं मित्रों? तो चार्ल्स क्यूरी। कौन से हैं? चार्ल्स क्यूरी। फिर हम बात करते हैं 44 की। पॉप चित्रकला का उदय किस देश में हुआ? तो किस देश में होता है पॉप चित्रकला का उदय? किस देश में होता है? तो किस देश में होता है? ये ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो कि इंग्लैंड में होता है। किसमें होता है? तो इंग्लैंड में होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 की। लियोनार्डो द विंची का जन्म किस देश में हुआ था? तो लियोनार्डो द विंची का जन्म किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? जो कि ऑप्शन नंबर डी इटली। किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। फिर हम ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? अंतिम भोज मोनालिसा शिशु के साथ मैडोना की किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो द विंची। किसका है? ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो द विंची। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1475 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1475 में हुआ था। 1475 में हुआ था मित्रों। फिर हम बात करते हैं 48 की। नूर का नशा, नूर का बलिदान, प्रलय, आदम निर्माण किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए माइकल एंजेलो की है। माइकल एंजेलो की है, जो कि माइकल एंजेलो की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है पिएटा। कौन सी है? पिएटा रोदिनिन पिएटा, जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। पाब्लो पिकासो का जन्म किस देश में हुआ था? तो पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि स्पेन में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। पिघलती घड़ी, जलता हुआ सारा जिराफ, ईसा का क्रूसारोहण किसकी चित्रकला है? तो ये किसकी चित्रकला है? तो ऑप्शन नंबर बी साल्वाडोर डाली की है। किसकी है? साल्वाडोर डाली की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? मार्क्स एनसर्ट ने किया। किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी मार्क्स एनसर्ट ने किया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। जॉर्ज सोरा का जन्म कब हुआ? तो जॉर्ज सोरा का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1859 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। वंचित आत्माएं किसकी चित्रकारी है? वंचित आत्माएं किसकी चित्रकारी है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए फर्डिनांड होडलर की है। किसकी है? फर्डिनांड होडलर की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। मृत्यु का कमरा, बीमार लड़की, मृत माता की रचनाकार का चित्रण है। तो इसके रचना का चित्रण कौन है? तो इसके हैं एडवर्ड मुन। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। वायलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, गिटार, खोपड़ी किस चित्रवाद की रचना है? तो ये किस चित्रवाद की रचना है? तो ये घनवाद की है। किसकी है? ये घनवाद की है। फिर हम बात करते हैं 56 की। निसर्ग का इतिहास चित्र किस संग्रह
किसने प्रकाशित किया? तो किसने किया? मार्क्स एंसर्ट ने किया। किसने किया? मार्क्स एंसर्ट ने किया। फिर आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 क्या करा? सर्कस, श्रृंगार, नृत्य, मंच नृत्य, भिन्न मुद्राएं किसकी रचना है? तो ये किसकी है? तो ये है जॉर्जेस सोरा की है। किसकी है? जॉर्जेस सोरा की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। गेहूं के खेत में कौआ, आलू खोर, नाइट कैफे किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर डी वान गांग की है। फिर हम बात करते हैं 59 की। कुमुदनी के फूल, सूखी घास के ढेर किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लाद मोने की है। किसकी है? क्लाद मोने की है। फिर हम बात करते हैं 60 की। विलियम टर्नर का जन्म कहाँ हुआ था? तो विलियम टर्नर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आइए हम बात करते हैं विलियम टर्नर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो इंग्लैंड में हुआ था। देखिए इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1775 को, जो कि कहाँ पे हुआ था? तो ये लंदन में, इंग्लैंड में होता है। ये इंग्लिश के भूदृश्य चित्रकार थे। ठीक। फिर लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया? तो टर्नर ने ही बनाया था। इनकी एक और है चांदनी रात में समुद्री दृश्य, किसकी है? तो टर्नर की है। द फाइटिंग टेम्परेयर किसकी चित्रण है? तो ये टर्नर की ही है। फिर हम बात करते हैं 61 की। स्वर्ग नर्क, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन चित्र किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये है माइकल एंजेलो की है। किसकी है? माइकल एंजेलो की है। फिर हम बात करते हैं 62 की। देश त्याग एवं डाइन क्विक जोट किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो कि ओनोर देओमी की है। फिर हम बात करते हैं 63 की। पांचवी मोहर की कथा किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी एल ग्रीको की है। फिर हम बात करते हैं 64 की। कृत्रिम प्रकाश में निर्वत स्त्री किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बोन्नार की है। किसकी है? बोन्नार की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। ईशा और व्यभिचारिणी किसकी रचना है? ईशा और व्यभिचारिणी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी नोल्डे की है। किसकी है? नोल्डे की है। फिर हम बात करते हैं 66 की। एंडी वारहोल कहाँ का चित्रकार है? तो एंडी वारहोल कहाँ का चित्रकार है? ऑप्शन नंबर डी जो कि अमेरिका का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। डेविड किस देश का चित्रकार है? तो डेविड किस देश का चित्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि मैक्सिको का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्रिएशन ऑफ एडम किस चित्रकार का है? तो किस चित्रकार का है? तो ये माइकल एंजेलो का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। कंप्यूटर कलाकृति चित्र किसकी है? तो ये किसकी है? साकोन लेन की है। किसकी है? ये साकोन लेन की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जीने से उतरती नग्नाकृति की चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार कौन है? तो ये माइकल धुनसा है। फिर हम बात करते हैं 71 की। मांड का आनंदोत्सव का चित्रकार कौन है? मांड का आनंदोत्सव का चित्रकार कौन है? तो ये इसका सही ऑप्शन है जॉन मीरो। कौन है ये? जॉन मीरो, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 72 की। बृहदाकाश गंगा का चित्र किसने बनाया? बृहदाकाश गंगा का चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया वासरेली ने बनाया। किसने बनाया? तो वासरेली ने बनाया। फिर हम बात करते हैं 73 की। साइक्रेट्स की मृत्यु का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन से हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए जो कि दावीद हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। भारतीय लड़कियां एवं नारी के चित्र को किसने चित्रित किया? तो किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि अमृता शेरगिल ने किया। किसने किया? अमृता शेरगिल ने किया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। लेखन कला का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? लेखन कला का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि मेसोपोटामिया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की।
मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? तो मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? तो टोटल 250 अक्षर थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो ये कीलकार थी। कैसी थी? कीलकार थी। फिर हम बात करते हैं 78 की। मृत आत्माओं की पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो कि मिस्र में होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि चीन की है। किसकी है? ऑप्शन नंबर ए जो कि चीन की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 क्या है मित्रों? बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? तो बृहत संहिता के रचनाकार कौन थे? तो ये वाराहमिहिर थे। कौन थे? वाराहमिहिर थे। फिर हम बात करते हैं 81 की। ब्रह्म स्फुट की रचना किसने की? तो ये किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगुप्त ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। सुश्रुत ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो संपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन ने किया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन थे? सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। फिर हम बात करते हैं 84 की। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन थे? सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए भास्कराचार्य। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? तो बाण भट्ट। कौन है इसके लेखक? बाण भट्ट। फिर हम बात करते हैं 86 की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक ऑप्शन नंबर है जो कि कौटिल्य थे। बात करते हैं 87 की। मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने किया? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि विशाखा दत्त ने किया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। महाभाष्य किसकी प्रस्तुति है? तो महाभाष्य किसकी प्रस्तुति है मित्रों? तो ये है पतंजलि की। ऑप्शन नंबर डी किसकी है? ये पतंजलि की है। फिर हम बात करते हैं 89 की। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर है पाणिनि। फिर हम बात करते हैं 90 की। बुद्ध चरित सौदरानंद सरितापूर्ण प्रकरण किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये है अश्वघोष की। किसकी है? अश्वघोष की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। बृहत कथा के लेखक कौन है? तो बृहत कथा के लेखक कौन है? तो ये है गुणाद्य। कौन है ये? गुणाद्य। फिर बात करते हैं 92 की। प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। फिर हम बात करते हैं 93 की। अभिज्ञान शाकुंतलम माल विज्ञान मित्रम विक्रम वर्षीयम मेघदूत ऋतु संहार रघुवंश कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी कालिदास हैं। कौन है ये? कालिदास। फिर हम बात करते हैं 94 की। देवी चंद्रगुप्त का लेखक कौन है? तो देवी चंद्रगुप्त का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि विशाखा दत्त है। कौन है ये? विशाखा दत्त। फिर हम बात करते हैं 95 की। काव्यादर्श का लेखक कौन है? तो काव्यादर्श का लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि डंडिन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। प्रमाण समुच्चय का लेखक कौन है? प्रमाण समुच्चय का लेखक कौन है? तो ये है दिग्नाथ। कौन है ये? दिग्नाथ। फिर हम बात करते हैं 97 की। पंचतंत्र एवं हितोपदेश के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा। कौन है ये? विष्णु शर्मा। फिर हम बात करते हैं 98 की। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि भास हैं। फिर हम बात करते हैं 99 की। उत्तर रामचरित मालती मध्यम के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित मालती माधम के लेखक कौन है?
तो ये ऑप्शन नंबर बी जो कि भवभूति है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जयदेव। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं 101 की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि ऋग्वेद है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस के रचयिता की बात की जाएगी तब तुलसीदास होंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास। फिर हम बात करते हैं 104 की। इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए प्लूटो है। कौन है ये? प्लूटो है। फिर हम बात करते हैं 106 की। पाइटिक्स का लेखक कौन है? तो पाइटिक्स का लेखक कौन है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर ए प्लूटो है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो कि प्लूटो है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। मकाना का लेखक कौन है? तो मकाना का लेखक है जह सियारी। कौन है? जह सियारी। फिर हम बात करते हैं 108 की। अलीफ लैला के लेखक कौन है? अलीफ लैला के लेखक कौन है मित्रों? तो यह भी है जह सियारी। अलीफ लैला के भी लेखक यही है। फिर हम बात करते हैं 109 की। शहनामा का लेखक कौन था? शहनामा का लेखक कौन था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि फिरदौसी था। फिर हम बात करते हैं 110 की। डिवाइन कॉमेडी के रचयिता कौन थे? डिवाइन कॉमेडी के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि दांते थे। कौन थे ये? दांते थे। फिर हम बात करते हैं 111 की। अफ्रीका केवलियर और लेटर्स आर ओनेस्ट का लेखक कौन था? तो इसके लेखक कौन थे मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी पेट्रार्क थे। कौन थे? पेट्रार्क। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। डेकामरान की कहानियों का लेखक कौन था? डेकामरान की कहानियों का लेखक कौन था? तो इसके लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि सिडनी था। कौन था? सिडनी था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। द प्रिंस द आर्ट ऑफ वार के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। कौन थे ये? मैकियावेली। फिर हम बात करते हैं 114 की। कैंटरबरी टेल्स का रचयिता कौन था? कैंटरबरी टेल्स के रचयिता कौन था? तो ये कौन था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि चासर था। कौन था ये? चासर था। फिर हम बात करते हैं 115 की। प्रेफेस टू द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का लेखक कौन था? तो इसके लेखक कौन थे मित्रों? जॉन पोप थे। कौन थे ये? जॉन पोप थे। फिर हम बात करते हैं 116 की। इंग्लिश फ्रांसिस बेकन का जनक कौन था? तो इंग्लिश फ्रांसिस बेकन का जनक कौन था मित्रों? तो इसका जनक थे पेट्रार्क। कौन थे ये? ऑप्शन नंबर ए पेट्रार्क। फिर हम बात करते हैं 117 की। इंग्लिश नावेल का जनक कौन था? तो इंग्लिश नावेल का जनक कौन था? तो ये थे थैकरे। कौन थे ये? थैकरे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। तमिल भाषा का सबसे तिरुक्करल का रचनाकार कौन है? तिरुक्करल का रचनाकार कौन है? तो ये है तिरुवल्लूर। कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए तिरुवल्लूर है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। रामायण का असमिया भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो असमिया भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो माधव कदाली ने किया था। फिर हम बात करते हैं 120 की। असमिया के किस रचनाकार को मृत्युंजय ग्रंथ का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को हुआ है। फिर हम बात करते हैं 121 की। सिद्धेश्वर परिंदा
किस साहित्य के व्यास माने जाते हैं? तो किस साहित्य के व्यास माने जाते हैं? तो किसके व्यास माने जाते हैं मित्रों? तो ये माने जाते हैं उड़िया के, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 122 की। उड़िया भाषा के बहुचर्चित चमन एवं गुम्बा उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो फकरी मोहन सेनापति, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 123 की। 123 की हम बात करते हैं, क्या है? तेलुगु भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का है? तो तेलुगु भाषा पे सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। पंप रत्न मोल कन्नड़ भाषा के 3 रत्न किस सदी के हैं? तो ये 3 रत्न किस सदी के हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि 10वीं सदी के हैं। फिर हम बात करते हैं 125 की, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे हमें आपको मोटिवेशन मिलता है। और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।